हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का पहला वीडियो। इसको हम दो थ्योरेटिकल वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद तीसरी वीडियो इसकी एमसीक्यू से रिलेटेड होगी। जैसे हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन में कवर किया था वैसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो शुरू में क्या बोल रहा है, टैक्सेस आर द कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री फॉर मीटिंग डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो आपको पता है कि टैक्सेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। अब देखिए, अगर आपकी इनकम टैक्स के लिए लायबल है तो आपको टैक्स तो कंपलसरी कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू ही गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो पूरे कवर कर पाएगी। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाती है, बेसिक जो भी अमेनिटीज़ नेसेसिटीज़ की चीज़ें दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जनरली किसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेगी, टैक्स के थ्रू ही करेगी। तो यहाँ पे जनरली गवर्नमेंट 3 स्टेज में टैक्स इम्पोज करती है। पहले में जनरली क्या बोलती है कि किस किस इनकम पर टैक्स लगेगा, वो डिसाइड कर दिया। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज द डिक्लेरेशन ऑफ द लाइबिलिटी बाय द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट आर ऑल द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। जैसे देखिए, इनकम टैक्स की बात करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो पार्ट आ गया। फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट आ गया। इस तरीके से पार्ट आ जाते हैं। वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जीएसटी का जनरली पार्ट आप सोचते हैं। तो गवर्नमेंट किस तरीके से वो टैक्सेस जनरेट कर रही है जिसके थ्रू वो एक्सपेंडिचर कर सके। तो सबसे पहले वो देखेगी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स का पार्ट चार्जेबल हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या आता है कि जो असेसी है वो क्या करेगा, अपनी इनकम पर टैक्स का पार्ट कंप्यूट करेगा, यानी असेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। और लास्ट वन क्या होगा कि जिन्होंने टैक्स पे नहीं करा, जिन्होंने टैक्स एक तरीके से छुपाया है, टैक्स एवेड किया है या टैक्स को टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो उन पे क्या पेनल्टी के प्रोविजन लगेंगे ताकि टैक्स की रिकवरी टाइम पे हो सके। एंड द लास्ट वन इज द मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स इफ टैक्स वाज नॉट पेड ऑन टाइम। ये आ गया। फिर देखिए, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आपको टैक्स चुकाना है। तो आप चाहते हैं कि जो भी टैक्स की लायबिलिटी है वो कम बने। गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स समय पर पूरा का पूरा जो भी दिया गया है वो प्रॉपर पे हो सके, ठीक है। लेकिन जो असेसी है वो चाहता है कि टैक्स की लायबिलिटी कम बने। तो वो उस हिसाब से टैक्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखेगा, टैक्स प्लानिंग की टेक्निक देखेगा, एफिशिएंट पर्सन रखेगा, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होगा, सीए सीएस इस तरीके से रखेगा जो कि उसके टैक्स की, यानी हम बोल सकते हैं कि जो लायबिलिटी बन रही है उसको कम करने में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे बोल रहा है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फोकसेस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी थ्रू एलिजिबल स्कीम्स। तो आपको डिडक्शंस, अलाउंस, एग्जम्पशंस ये सारे पता होने चाहिए। नहीं पता तो आप क्या करोगे, किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेते हो जिससे टैक्स प्लानिंग की जा सके और आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम बन सके। तो यहाँ पे इसी को समझने के लिए बोल रहा है कि जनरली क्या टैक्स प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जिसमें इस चैप्टर में हम समझेंगे टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स एवेशन, टैक्स अवॉइडेंस। तो देखिए यहाँ पे 3 दे रखे, वैसे तो टैक्स प्रैक्टिसेस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, और एक और आप बोल सकते हो टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है। उसको मैंने डिफरेंस के पार्ट में कवर किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और कभी कभी कोई डिडक्शन दे दी जाती है या पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और बोलता है कि बताइए इनमें से टैक्स प्लानिंग कौन सी है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है या उसमें डिडक्शन के दे दिए पार्ट। अब बताएगा कि ये बताओ टैक्स प्लानिंग है या नहीं है, इस तरीके से आपको पता करना है। टैक्स एवेशन की मीनिंग आ सकती है, टैक्स अवॉइडेंस की मीनिंग आ सकती है। 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें टैक्स प्लानिंग का पार्ट। तो देखिए, आपको पता है कि एक तो होता है टैक्स प्लानिंग और एक होता है टैक्स इवेशन। अभी अवॉइडेंस को भूल जाइए, लेकिन ये सोचिए कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन क्या होते हैं। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि आप लीगली लेजिटिमेटली तरीके से डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, अलाउंस, रिलीफ, रिबेट जो भी है वो कवर कर रहे हैं। जैसे आप चैप्टर 6A की डिडक्शन कवर कर रहे हैं। आप एग्जाम्शन में आपको पता है कि एचआरए की मिलती है, ग्रेच्युटी, पेंशन जब भी बोलते हैं तो उसमें क्या एग्जाम्शन होती है वो सारा पार्ट आपको पता है। अलाउंसेस की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से अलाउंसेस अवेलेबल हैं, किस तरीके से उसकी एग्जाम्शन ली जा सकती है या कौन से टैक्स फ्री होते हैं, वो जनरली आपको पता रहते हैं। या आपको नहीं पता रहते तो आपको अपने सीए के थ्रू पता रहते हैं। वो जनरली एक तरीके से क्या करते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपको रिलीफ अवेलेबल है, क्या रिबेट्स अवेलेबल है, उसके थ्रू आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। यानी ऐसे सारे अरेंजमेंट जिसके थ्रू आपकी जो भी, मैं बोल सकता हूँ, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, किसके थ्रू, लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके, न कि आपने फ्रॉड तरीके से या जाली तरीके से, जिसको हम बोलते हैं कलरेबल डिवाइस तरीके से, या आपने शाम ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं, या रखना शाम, SHM, शाम शेम जो भी हो, शाम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब आपने दिखावटीपन किया है।
तो आपने दिखावटीपन किया, आपने कलरेबल डिवाइस का यूज़ करा, आपने फेक इनवॉइस यूज़ किया, आपने अपनी सेल का पार्ट कम दिखा दिया, आपने अपने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, तो आप टैक्स एवेशन करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इलीगली तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ही क्या है, इवेशन का मतलब चुराना। तो आप टैक्स चुराने की कोशिश कर रहे हो किसके थ्रू, शाम ट्रांजेक्शन मतलब दिखावटी ट्रांजेक्शन के थ्रू। कलरेबल मतलब जानबूझ के आपने क्या कर रखा है, इनवॉइसेस को दिखा रखा है, उस अकॉर्डिंग फेक इनवॉइस दिखा रखे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा रखे हैं, इनकम कम दिखा रखी है, जिससे टैक्स कम बने। प्रॉफिट का पार्ट कम बनेगा तो टैक्स का पार्ट भी कम बनेगा। आपने कोई एसेट बेची, उस पर कैपिटल गेन का पार्ट हुआ, आपने दिखाया ही नहीं। आपने कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। बेनामी क्या होता है, यानी जैसे आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर थे, पर आप मान के चलिए कि आपने अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कराई, किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रजिस्टर करा दी। अब ए को इनकम हो रही है, लेकिन उसके बेनिफिशियल ओनर कौन हो गए, आप, क्योंकि आपके पास आ रही है। अब देखिए नाम पे तो इसके है, लेकिन जो इनकम है इनडायरेक्टली आपके पास आ रही है। वैसे तो क्या बोल रहे हैं लीगली तरीके से कि ये कमा रहा है, लेकिन वो आपके हिस्से में आ रही है, तो बेनिफिशियल ओनर आप हो, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया। इस तरीके से जनरली कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आते हैं जो जनरली हम बोलते हैं कि टैक्स एवेशन के फॉर्म में हो जाते हैं। तो टैक्स प्लानिंग में लीगली तरीके से, और टैक्स एवेशन में क्या हो गया, इलीगली तरीके से आप टैक्स चुराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही हो गया, टैक्स प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज अंडरटेकिंग टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ टू रिड्यूस इनकम। ठीक है, टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल एंड बिजनेस अफेयर बाय टेकिंग लेजिटिमेटली इन फुल बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शंस, एग्जम्पशन, अलाउंस, रिलीफ एंड रिबेट्स सो दैट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस टू मिनिमम, जिससे टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम तक रिड्यूस किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, ऑल अरेंजमेंट्स बाय विच द टैक्स इज सेव्ड बाय वेज एंड मीन्स which comply with legal obligation, requirement and are not colorable device or tactics to meet the letter of law but not the spirit behind this would constitute tax planning। तो इसका मतलब क्या है कि हम लीगल ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, न कि हम कलरेबल डिवाइसेस, मैंने क्या बताया, दिखावटी जो चीज़ें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, या ऐसे टैक्टिक फॉलो कर रहे हैं जो कि लॉ को ब्रेक कर रही है, लॉ को तोड़ रही है। तो ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से टैक्स प्लानिंग का पार्ट आ रहा है, क्योंकि हम लीगल ऑब्लिगेशन को फॉलो कर रहे हैं। तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैकडोवल एंड कंपनी वर्सेस सीटीओ, ठीक है, 1985 केस है 154 ITR 148 हैज़ ऑब्जर्व दैट टैक्स प्लानिंग में बी लेजिटिमेट प्रोवाइडेड इट इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। अगर वो लॉ के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लेजिटिमेटली लीगली आपने काम किया है तो उस केस में टैक्स प्लानिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपने वो इलीगल तरीके से किया है तो वो टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती। तो कलरेबल डिवाइसेस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग and it is wrong to encourage or entertain the belief that it is honorable to avoid payment of tax by resorting to dubious method। और ये बोल रहा है कि ये हमेशा बिलीव करना गलत होगा कि आप टैक्स पेमेंट करना अवॉइड कर रहे हो, किसके थ्रू, डबियस मेथड, डाउट वाले मेथड्स को फॉलो करके, डाउट वाले मेथड को अपना के ये बोल रहा है। तो आप डाउट वाले मेथड्स को अपनाकर कभी भी टैक्स पेमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको लीगल तरीके से लॉ के अंदर जो भी आपको डिडक्शन दे रखी है, अलाउंस दे रखी है, एग्जाम्पशन दे रखी है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसमें एग्जांपल के फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो, ATC की डिडक्शन मिलती है तो आपको पता है कि उसमें LIC की डिडक्शन होती है, ठीक है। आप LIC प्रीमियम का पे करते हो, इंडिविजुअल पे करता है खुद पे, अपनी फैमिली पे, यानी मेंबर्स, फैमिली के मेंबर में आपको पता है कि पत्नी भी आ गई, जैसे स्पाउस की बात करता है तो पति है तो पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, उसमें और भी केस होते हैं, वहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिडक्शन में बताया था। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको याद रखने की जरूरत है कि उसमें सारे अलाउंसेज आ जाएंगे, डिडक्शन आ जाएंगे, एग्जाम्पशन आ जाएंगे, रिबेट आ जाएंगे, रिलीफ आ जाएंगे। अब देखिए जैसे LIC के अलावा आपको पता है कि PF में भी होता है, PPF में, ठीक है, SPF में भी होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो भी जनरली आपने देखी थी 80CCD में, 80CCC में आपने किसकी देखी थी, LIC की एन्युटी से रिलेटेड पार्ट को देखा था। इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। आप लोन लेते हो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका पेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट में, उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन है या लीगल रूल्स हैं लॉ के अकॉर्डिंग जिसके थ्रू आप डिडक्शन ले सकते हो, यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि actually the allowances, deduction, exemption, rebates and reliefs are given as per the legal regulation to achieve social and economic goals। अब देखिए सोशल इकोनॉमिक गोल्स क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेविंग होगी तो उसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो। इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी क्योंकि आपके पास सेविंग होगी, उस सेविंग से आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनेगी, ठीक है। आपको पता है कि आप PPF में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है, गवर्नमेंट उसका यूज़ कर पा रही है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, इन्वेस्ट करके आपको इंटरेस्ट दे रही है, आपका इंटरेस्ट भी जमा होता जा रहा है, फ्यूचर के लिए आपकी सेविंग हो गई, ठीक, सेविंग हो गई, उससे आप इन्वेस्टमेंट की हैबिट बढ़ेगी आपकी। तो बोल रहा है फॉर इंस्टेंस डिडक्शन एज पर ATC फॉर इंडिविजुअल एंड HUF एम टू एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री।
ठीक, क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दे दी, वहाँ तक आपको छूट दे दी। इसके अलावा आपको पता है कि जो आपकी नेट इनकम होती है, टोटल इनकम डिडक्शन के बाद, उस पर जनरली टैक्सेबिलिटी का पार्ट आता है, तो तब तक तो आप डिडक्शन, एग्जाम्पशन, अलाउंस, रिबेट, रिलीफ, बहुत सारे पार्ट ले सकते हो। ये फ़ायदा हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल टैक्स प्लानिंग का इसके अलावा भी दे रखा है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं जो कि हम टेक्निक्स में कवर करेंगे। देखिए इसमें आगे और पार्ट आएगा, नीड ऑफ टैक्स प्लानिंग आएगा, एसेंशियल क्या होते हैं वो आएगा, टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग आएगा, टेक्निक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग आएगा। तो जनरली टेक्निक्स जैसे आप देखोगे उसमें आपको एग्जांपल भी समझ में आएंगे। अभी एक एग्जांपल क्या दे रखा है कि आप मशीनरी खरीदने की जगह उसको क्या करते हो, किराए पे ले लेते हो। मैंने पर्सन बाइज मशीनरी इंस्टीड ऑफ हायरिंग इट, मैंने उल्टा बोल दिया। जब पर्सन क्या करता है, मशीनरी खरीदता है उसको किराए पे लेने की जगह, तो उससे क्या होता है, उसका फायदा उसको डेप्रीशिएशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि मशीनरी खरीदी तो आपको पता है कि आपकी कॉस्ट का पार्ट बन गई, तो उससे वो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट अवेल कर सकता है। किराए पे लेने पर वो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता। इसी तरीके से मान के चलिए अगर वो अपने फंड का यूज़ नहीं करना चाहता, उसने क्या करा, लोन पे लिया, तो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी उसे मिल सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो टैक्स प्लानिंग के थ्रू। तो कह रहा है इट इज एक्सक्लूसिव राइट आइदर टू बाय और लीज इट, तो इसके ऊपर है कि या तो उसको खरीदे या लीज पे ले। इन द सेम मैनर टू चॉइस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, बायज और मेक प्रोडक्ट आर द असेसिस एक्सक्लूसिव राइट, कि भाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो क्या करें, सीधा जो कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल है, खरीदे या उसको खुद बनाने का काम करे, या कोई पर्टिकुलर गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो करे, या सीधा वो फिनिश गुड्स खरीदे, वो उसके ऊपर है कहाँ पर उसको बेनिफिट हो रहा है। उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी, डिवेंचर्स, उसका कितना पार्ट होना चाहिए, तो वो भी टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड ही आएगा, याद रखना। क्योंकि अगर डिवेंचर्स का पार्ट ज़्यादा है तो उसमें इंटरेस्ट का पार्ट भी है, इंटरेस्ट लेस करेंगे प्रॉफिट का पार्ट कम बनेगा। तो इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस बोलते हैं, तो वो एक टैक्स प्लानिंग का तरीका हो गया। तो वन में लुक फॉर वेरियस इंसेंटिव इन द अबव सेड ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स एक्ट फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ऑल द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टैक्स प्लानिंग। लेकिन देखिए टैक्स इन एविशन का मतलब क्या हो गया, आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, अपनी इनकम का पार्ट सप्रेस कर रहे हो, छुपा रहे हो, या जानबूझ के एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हो, इन्फ्लेट कर रहे हो, जिससे आपकी इनकम कम दिखे एक्चुअल इनकम से। ठीक है, और जानबूझ के आप डेलिबरेटली क्या कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो अकाउंट्स में, डेटा की हेरी फेरी कर रहे हो, या जानबूझ के क्या कर रहे हो, बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन उसको नहीं दिखा रहे, जिससे आपका प्रॉफिट का पार्ट कम बने, एक्चुअल इनकम से प्रॉफिट कम बने और आपको टैक्स कम देना पड़े। एन असेसी गिल्टी ऑफ टैक्स एविशन इज पनिशेबल अंडर द रेलिवेंट लॉ। तो उस केस में आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, जैसे आपने वो सुना होगा अनडिस्क्लोज सोर्स का पार्ट, जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते हो, एक्सपेंडिचर नहीं दिखाते हो, आप अपनी इनकम का पार्ट प्रकट नहीं करते हो, डिस्क्लोज नहीं करते हो, तो 60% टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा उसमें जो सेस ये सारा पार्ट जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि वो 60% नॉर्मल रेट बता रहा हूँ, तो 60% देनी पड़ती है, तो पेनल्टी के प्रोविजन भी आप पे लग जाते हैं। अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर इम्पोजिशन ऑफ हैवी पेनल्टी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट टैक्स एविडर। जो भी टैक्स चोरी करता है उन पे एक पेनल्टी के प्रावधान भी आपको बोल रहा है, और साथ में जेल की सजा भी हो सकती है, आपको ये भी पता है कई केसेस में। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द टैक्स एविडर रिड्यूस हिज टैक्सेबल इनकम बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, जो मैंने आपको बता दिया पहले भी। तो देखिए क्या बोल रहा है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचने में जो कैपिटल गेन हुआ उसको दिखाया नहीं। बेनामी ट्रांजैक्शन, उसकी जो इनकम हुई, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बी की कोई प्रॉपर्टी थी लेकिन उसने ए के नाम पे रजिस्टर करा दी, अब उस पे जो रेंट मिल रहा है, वैसे लीगली किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। अब क्या पता ए की इनकम क्या है, वैसे भी बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो उस पर टैक्स का पार्ट नहीं आ रहा, ये मान के चलिए। लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर कौन हो गया, बी हो गया, तो बी को फायदा मिल रहा है। अब ए के हाथ में तो नहीं आ रही, लेकिन वो बी के हाथ में आ रही है, और बी का टैक्स भी बच गया। बी की और भी सोर्स की इनकम थी, तो उसने अपनी जो सोर्स की इनकम है वो क्या कर दी, यानी हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंट की इनकम है वो ए के फेवर में डाइवर्ट कर दी, और खुद भी फायदा उठा रहा है। जो भी रेंट है वो इसके हाथ में आ रहा है और उसको टैक्स भी चुकाना नहीं पड़ रहा। तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शन, विलफुली अनरिकॉर्डिंग और पार्शियल रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, एग्जांपल सेल्स, रेंट, फीस एटसेट्रा, इसकी बात कर रहा है। फिर डी क्या बोल रहा है, चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस, जिसमें आपको बोल दिया कार के एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेल्फ और फैमिली रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स। तो जनरली क्या हो गया, आपने जो अपने पर्सनल खर्चे थे वो किस में दिखा दिए, बिजनेस के एक्सपेंस में दिखा दिए। सबमिशन ऑफ बोगस रिसिप्ट फॉर चैरिटेबल डोनेशन अंडर सेक्शन 80G फॉर 80G की डिडक्शन ले ली, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने जानबूझ के टैक्स को छुपाया है, जबकि आपने रियल में कोई चैरिटेबल डोनेशन किया ही नहीं। आपके ही कोई रिलेटेड पार्टी थी, आपके ही कोई रिलेटेड इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे आपने जानबूझ के चैरिटेबल पार्ट दिखा दिया, जबकि ऐसा कोई आपने चैरिटी की ही नहीं, आपने कोई डोनेशन दिया ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम क्या करेंगे, डिफरेंस का पार्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब टैक्स अवॉइडेंस कवर कर लेते हैं, फिर डिफरेंस का पार्ट कवर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, क्या उनमें अंतर है।
टैक्स अवॉइडेंस देखिए क्या बोल रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग में एक जरा सी लाइन का फ़र्क होता है, एक सिंपल लाइन का फ़र्क होता है। जनरली टैक्स अवॉइडेंस में क्या किया जाता है, ये एक इलीगली माना जाता है। देखिए टैक्स प्लानिंग में क्या करोगे, आप लीगल तरीके से काम करोगे, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में क्या करेंगे, जो भी लॉ के लूप होल्स हैं, जो भी लॉ के लूप होल्स हैं, यानी एक तरीके से उससे डाइवर्ट होने की कोशिश की जाएगी, लॉ को बैंड करने की कोशिश की जाएगी, उसको तोड़ने की, उसको मरोड़ने की कोशिश की जाएगी। तोड़ तो नहीं बोल सकते, उसको मरोड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी उसमें जो भी लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है टैक्स अवॉइडेंस इज अ मेथड रिड्यूसिंग टैक्स इंसिडेंस बाय अवेलिंग ऑफ सर्टेन लूप होल्स इन द लॉ। The Royal Commission on Taxation for Canada has explained the concept of tax avoidance as under. For our purposes, the expression tax avoidance will be used to describe every attempt by legal means to prevent or reduce tax liability which would otherwise be incurred by taking advantage of subprovision or lack of provision of law. It excludes fraud, concealment और other illegal measure. इसमें ये नहीं आता याद रखना, इसमें कोई फ्रॉड, कंसीलमेंट या इलीगल मेजर का पार्ट नहीं आता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो लॉ के प्रोविजन बने हुए हैं उसमें लूप होल्स देख के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे देखिए वो वोडाफोन का केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में डिसीजन दिया कि आप कभी भी कोई कलरेबल डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकते, या जानबूझ के क्या कर रहे हो, आप शेयर डिबेंचर ट्रांसफ़र कर रहे हो, परचेज सेल का पार्ट कर रहे हो, जिससे आप जानबूझ के लॉसेस दिखा सको। आप अपने क्या कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दिखा रहे हो, या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पार्ट को लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हो। तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। तो यहाँ पे बोलते हैं द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस इज वेरी थिन एंड ब्लर्ड। एनी प्लानिंग विच दो डन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स डिफीट द बेसिक इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड द स्टैच्यू कुड बी टर्म एज इंस्टेंस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो सीधी सी बात है, बस यही लाइन याद रखिए कि जब भी जो लीगल आपके रूल्स होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, उसके जो भी मैं बोल सकता हूँ कि तरीके होते हैं, उसको आप मरोड़ने की कोशिश करते हो, उसमें लूप होल होते हैं, उसको देखते हो और उसके थ्रू आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, तो उस केस में क्या होगा, टैक्स अवॉइडेंस का पार्ट आ गया। इट इज़ यूजली डन बाय टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ लूप होल्स, एडजस्टिंग द अफेयर्स इन सच ए मैनर दैट देर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ टैक्सेशन लॉ एंड लीस्ट टैक्सेस आर अट्रैक्टेड। अर्लियर टैक्स अवॉइडेंस वॉज कंसिडर्ड कम्प्लीटली लेजिटिमेट, लेकिन एट प्रेजेंट इसको इललेजिटिमेट कहा जाता है सर्टेन सिचुएशन में। इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मैकडोवल्स केस 1985, सुप्रीम कोर्ट उसने क्या बोला, टैक्स अवॉइडेंस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज हीनियस एज टैक्स एवेशन। तो बोल रहा है कि उसको टैक्स चोरी की तरह ही माना जाएगा, एंड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। टैक्स अवॉइडेंस को भी देखना टैक्स एवेशन की तरह ही माना जाएगा। मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर नाउ एम्ड एट कर्बिंग प्रैक्टिस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, कि जो भी टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कैसे उनको हटाया जा सके और कैसे प्रॉपर टैक्स प्लानिंग का तरीका उनको बताया जा सके। तो उस अकॉर्डिंग प्रोविजन आते जा रहे हैं ताकि टैक्स अवॉइडेंस की थ्रू जो गवर्नमेंट को नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए आप केसेस देखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ नाम कौन कौन से केसेस है। एक तो वोडाफोन का है, एक आपका मैकडोवल से रिलेटेड है, वो सर्च कर लेना। एक आज़ादी बचाओ आंदोलन है, एक वो पार्ट है, और एक और मुझे ध्यान आ रहा है शायद माथुरदास अग्रवाल समथिंग ये केस है, तो वो आप पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि जनरली उसमें कलरेबल डिवाइसेस, फेक इनवॉइसेस ऐसे भी यूज़ किए गए, या जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाया गया। वोडाफोन केस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लूप होल्स का फ़ायदा उठाया गया जिससे टैक्स अवॉइडेंस किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए डिसीजन दिया कि आप कलरेबल डिवाइसेस या डबियस मेथड यानी डाउटिंग वाले मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको हटाना पड़ेगा। वो कोई टैक्स प्लानिंग का पार्ट नहीं कहलाता, वो तो टैक्स अवॉइडेंस हुआ, या एक तरीके से आप टैक्स की चोरी करने का काम ही कर रहे हो, एक तरीके से करने का काम ही कर रहे हो, किसके थ्रू, टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू। तभी देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, फिर फीचर, इसी तरीके से आगे सारे पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके कवर कर लेते हैं। यहाँ पे टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट भी दे रखा है, यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले दे रखा है टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन। इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट्स, रिलीफ। तो ये चार चीज़ें याद रख लेना, जनरली यही आती है, क्योंकि देखिए अलाउंस भी आ जाते हैं, एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, तो ऐसे 4-5 चीज़ें याद रख लेना। ये जनरली टैक्स प्लानिंग के डेफिनेशन से रिलेटेड होगी, जिसके थ्रू आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यह लीगल तरीका है, ये क्या है, एक लीगल तरीका है जो कि लॉ के प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है, उसको फॉलो करके मॉरल तरीके से, एथिकली तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या हो गया, इट इज़ एन एक्सरसाइज बाय विच द असेसी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन द एक्ट। तो देखिए लीगली तरीके से क्या कर रहा है, जो भी लूप होल्स है उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन इसलिए इसको इललेजिटिमेट मान लिया गया। टैक्स अवॉइडेंस इज ए प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट।
तो बिना उसको तोड़े आप लॉ को क्या कर रहे हो, मरोड़ रहे हो, यानी एक तरीके से उसको बैंड दे रहे हो, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जनरली क्या, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हो, लेकिन एथिकल तरीके से नहीं कर रहे हो, मॉरल तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन लॉ की जो भी स्क्रिप्ट है उसका यूज़ कर रहे हो। चाहे यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है कि टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मॉरल ऑफ लॉ। तो आप लॉ के एथिकली रूल्स, मॉरल फ्रेमवर्क है, उनको फॉलो कर रहे हो। जबकि यहाँ पे जब दे रखा होगा तो क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमम बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली, यानी आप यहाँ पे मॉरलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो, एथिकल जो भी पार्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक। और यहाँ पे टैक्स एवेशन में देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ द इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम, जानबूझ के इनकम को कम करके दिखा रहे हो। तो वही आपको पता है कि जो इनवॉइस है सेल किया, तो हम बोल सकते हैं, देखिए मैंने आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी बताया था कि जानबूझ के पार्टी क्या करती है, जो ट्रांसफर प्राइस दिखाती है उसमें सेल का पार्ट कम दिखाएगी, जिससे क्या होगा, उस कंट्री में टैक्स का पार्ट कम बने, ठीक। तो वो अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी के साथ क्या करेगी, या जानकार पार्टी के साथ क्या करेगी, इनकम को कम दिखाने की करेगी, या जब भी इंपोर्ट करेगी तो खर्चे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगी। तो जनरली ये टैक्स एवेशन का तरीका हो गया, जिससे टोटल इनकम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जबकि टैक्स मैनेजमेंट किसकी बात करता है कि आप जो प्रोविजन ऑफ लॉ है उसको कंप्लाई कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमें टीडीएस की रिटर्न भरने के लिए किन किन फॉर्म को चाहिए होगा, तो हमें पहले से पता होना चाहिए। यानी जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तरीके से क्या कर रहा है, टैक्स की रिटर्न फिल करने का काम कर रहा है। जो भी पर्टिकुलर क्या हुए हैं असेसमेंट आए हैं, सॉरी जो भी अमेंडमेंट आए हैं, जो भी प्रोसीजर आए हैं वो क्या क्या है, तो उनको वो पढ़ रहा है, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, आगे टैक्स प्लानिंग का काम करेगा। उसके बेसिस पे तो आगे टैक्स प्लानिंग का काम करेगा, तो मैनेजमेंट होगा तब जाके ही तो टैक्स प्लानिंग प्रॉपर होगा। तो सीधी सी बात है कि टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट है, उसके बाद ही टैक्स प्लानिंग का पार्ट आपका आएगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन होगा तब जाके ही तो टैक्स प्लानिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, इट इज़ ए प्रैक्टिस टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, किस तरीके से टैक्स को प्रॉपरली पे कर रहा है। तो आपको पता है कि ड्यू डेट के अंदर टैक्स को पे करना पड़ता है। जैसे 31 जुलाई आती है तो एक इंडिविजुअल क्या करता है, टैक्सेस को पे करता है। एक कंपनी होती है जिसकी टैक्स ऑडिट होती है, वो 30 सितंबर को क्या करती है, कंपनी की तो वैसे होती है, और किसी भी इंडिविजुअल की या एचएफ की जिसकी टैक्स ऑडिट होती है तो वो 30 सितंबर से पहले उसको क्या करना पड़ता है, अपनी रिटर्न को फिल करना पड़ता है आईटीआर को। तो वो जनरली क्या करता है, उन रूल्स को फॉलो कर रहा है, प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। जबकि यहाँ पे आपको पता है कि क्या करना है, मॉरल ऑफ लॉ और जो भी लॉ की स्क्रिप्ट है दोनों को फॉलो करना है। यहाँ पे सिर्फ लॉ की स्क्रिप्ट को फॉलो किया जा रहा है, किसमें, टैक्स अवॉइडेंस में, यानी मॉरलिटी का पार्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक। और जब आप टैक्स एवेशन की बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अनफेयर तरीके से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो टैक्स एवेशन क्या है, इलीगल है, चाहे वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में, यानी चाहे वो लॉ के फॉर्म में हो तो लॉ के फॉर्म में भी, लॉ की स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी, और मॉरलिटी के फॉर्म में भी वो इलीगल है। यानी आपके अंदर एक इमोरलिटी का पार्ट है, आप जानबूझ के टैक्स को चुराना चाहते हो, एवेट करना चाहते हो, इसलिए आपने फेक इनवॉइसेस, आपने अपने बिजनेस एक्सपेंसेस, आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस के फॉर्म में दिखा रखा है, आपने जानबूझ के जो खर्चे हैं उसको ज़्यादा करके दिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टैक्स प्लानिंग में अप्रोच क्या बोल रहा है, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव इन नेचर। क्योंकि आपको पता है कि आप सोचिए, आप पीपीएफ की डिडक्शन ले रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो आपको हर साल की डिडक्शन भी मिल रही है। जैसे आपको पता है कि 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 मिला के टोटल 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है हर साल की। तो आपको पता है कि आप LIC का प्रीमियम पे कर रहे हो, एन्युटी से रिलेटेड क्या कर रहे हो, अमाउंट पे कर रहे हो। इसी तरीके से NPS नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है 80CCD सबसेक्शन 1, तो उस केस में जो टोटल डिडक्शन है 150 की आपको मिल रही है, तो हर साल मिल रही है। तो आप एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपना रहे हो कि कंट्रीब्यूट करते रहेंगे हर साल, तो उस केस में क्या होगा, सेविंग भी होती रहेगी और साथ में क्या होगा, टैक्स का पार्ट भी कम बनता रहेगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपको बाद में कहीं ना कहीं अमाउंट मिलेगा जैसी मैच्योरिटी होगी, और उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आगे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आपकी ग्रोथ होगी। तो ये फ्यूचरिस्टिक है और पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, फ्यूचरिस्टिक है लेकिन शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि जो भी लूप होल होते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट को पता चल जाता है लूप होल, यानी कुछ भी होल होते हैं उसको वो बंद करने का काम कर देगी गवर्नमेंट, ठीक। तो कह रहा है एज लूप होल ऑफ द लॉ विल बी करेक्टेड इन फ्यूचर बाय अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। तो लॉ में अमेंडमेंट के थ्रू जो भी लूप होल है उसको बढ़ने का काम किया जा सकता है। इसलिए है तो फ्यूचरिस्टिक लेकिन शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट को पता लगते ही उसको बंद कर देती है। फिर यहाँ पे आ गया टैक्स एविशन, इट इज कंसर्न विद द पास्ट एंड अप्लाइड आफ्टर द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेज अराइजन। आपको पता है कि अपने टैक्स कैसे बचाओगे, यानी चुराओगे कैसे, जब आपको पता है कि यार इतनी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यानी एक नेगेटिव अप्रोच है जिसमें आपको पता है कि आपकी सेल बढ़ रही है, तो जानबूझ के फेक इनवॉइसेस के थ्रू कम करने की कोशिश करोगे, यानी जानबूझ के क्या करोगे, आप जो एक्सपेंसेस उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेंस तो हो गए हैं,
तो पास्ट हो गया, तो आपको पता है एक्सपेंस तो कम है, तो आप एक्सपेंसेस को जानबूझ के बढ़ाने की कोशिश करोगे किसी न किसी तरीके से। आपको पता है कि आपकी सेल ज़्यादा हो रही है तो उसको कैसे कम करके दिखाना है, तो वो कोशिश करोगे। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, जब भी सेल करोगे तो कच्चे बिल करोगे, और जब पक्के बिल की कोशिश करोगे, यानी आप कैश इनवॉइस या बोल सकता हूँ कि टैक्स इनवॉइस जब इश्यू करोगे रियल, तो उसमें जानबूझ के अमाउंट कम दिखाने की कोशिश करोगे। किसके थ्रू, अपने रिलेटेड पार्टीज के थ्रू। इट इज़ डन विद द नेगेटिव अप्रोच टू अवेल बेनिफिट्स बाय किलिंग द मोरल ऑफ लॉ। ये आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल है टैक्स मैनेजमेंट का, इट इज़ कंटिन्यूस अप्रोच। क्यों, क्योंकि ये पास से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसमें आप रेक्टिफिकेशन काम करते हो, रिवीजन का। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो रिटर्न है इनकम टैक्स से आपने प्रॉपर नहीं भरा, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। प्रेजेंट आप फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर रहे हो, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो, मैंने आपको बताया। और फ्यूचर कि आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो कि किस तरीके से जो हमने टैक्स मैनेजमेंट के बाद टैक्स प्लानिंग की थी, आगे और किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है, आगे और किस तरीके से करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, या हम जो गलती कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन रिवीजन कर रहे हैं, जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न सही नहीं भर रहे हैं, उसको किस तरीके से सही भरा जाए। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या है, जनरली इसके लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पीएफ में कंट्रीब्यूशन, एलआईसी में कंट्रीब्यूशन, ऐसे खूब सारी स्कीम होती है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी आपने सुना होगा। तो उसमें भी जो क्या होता है, गर्ल चाइल्ड होती है, उसका एक पोस्ट ऑफिस में या बैंक में अकाउंट खुल जाता है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। शायद साल के 1 लाख तक जमा करा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, तो वो जमा करा सकते हो। ऐसे करके वो सेविंग होती रहेगी। तो ये एक तरीके से लॉन्ग रन में है। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, जो ये किसका था, टैक्स अपना अवॉइडेंस का पार्ट था, ये बोल रहा है शॉर्ट रन में होता है, क्योंकि मैंने बताया जो लूप होल है वो फ्यूचर में करेक्ट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर देखिए टैक्स एवेशन का पार्ट आ रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है कि बेनिफिट डू नॉट अराइजेस बट इट कॉजेज पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो बेनिफिट तो अराइज नहीं होते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आ सकता है, आपको पेनल्टी का सामना और जेल की सजा भी हो सकती है। फिर इसमें बोल रहा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड, उनको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि आप टाइमली क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या है कि भाई ड्यू डेट है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अपनी रिटर्न भर रहे हो, आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, क्योंकि बाद में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया तो आपको सामने आना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका रिसोर्स वेस्ट होगा, इसके अलावा जो भी पेनल्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। तो उससे बचा जा रहा है, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, टाइमली सारा काम पूरा करके, प्रोविजन ऑफ लॉ को फॉलो करके। जनरली यही पार्ट बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है टैक्स प्लानिंग में, इट यूजेस बेनिफिट ऑफ लॉ, इट इज़ टैक्स सेविंग, इट इज़ डिजायरेबल, इट इज़ मॉरल इन नेचर। सिंपल से यहाँ पे देखिए, इट यूजेस लूप होल इन द लॉ, इट इज़ टैक्स हैजिंग। आप कैसे लूप होल के थ्रू जो हैजिंग का पार्ट कर रहे हो, हैजिंग मैंने जनरली आपको बिजनेस फाइनेंस में सिखाई थी। तो जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हैजिंग का मतलब क्या हो गया, कि आप जानबूझ के फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो एक पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर मार्केट से दूसरे पर्टिकुलर मार्केट में, ऐसे आपने देखा था, जिससे आप क्या कर रहे हो, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपका टैक्स का पार्ट क्या बने, कम। इट इज़ अवॉइडेबल, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ डिजायरेबल, ये जरूरी है, क्योंकि ये तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि ये लीगली लॉ के अंदर है, क्योंकि मॉरल है। जबकि ये इमोरल है, आपको बताया टैक्स अवॉइडेंस, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, इट इज़ अवॉइडेबल। लेकिन इंसानी फितरत होती है, वो जनरली क्या करता है, इसी की कोशिश करता है और टैक्स बचाने की करता है, तो इसलिए इसको इललेजिटिमेट करार दे दिया गया है। फिर देखिए एवेशन, इट ओवर रूल्स द लॉ, ये इलीगली है, ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इट इज़ टैक्स कंसीलमेंट, इसको टैक्स की चोरी बोला जाता है। इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, और इट इज़ इलीगल आ गया। और यहाँ पे देखिए इट इम्प्लीमेंट द लॉ, ये लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ ड्यूटी, ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है। आपको पता है कि आपका फॉर्म भरना, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना, टीडीएस काटना, ये सब क्या है, आपकी मॉरल ड्यूटी है। टीडीएस से रिलेटेड जो भी डेट्स हैं उसको अरेंज करने है, सारा पार्ट आपकी मॉरल ड्यूटी है। आप चाहिए तो मैं एक आपको क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रुकिए मैं एक बार कवर कर लेता हूँ। देखिए मैं एमसीक्यूज की तरफ आ गया हूँ, वैसे तो मैं इसको आपको बाद में कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं टैक्स प्लानिंग, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मेरा पेन नहीं चलेगा, मार्कर नहीं चलेगा, चलिए फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ। हाँ अब चल जाएगा। तो देखिए टैक्स प्लानिंग है, तो आप देख सकते हैं अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ IT एक्ट, टैक्स प्लानिंग, डिडक्शन, एग्जम्पशन, अलाउंस, रिबेट, रिलीफ। टैक्स अवॉइडेंस, तो उसमें क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के लूप होल का फायदा उठा रहे हो, तो जो प्रोविजन है उसको आप क्या कर रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, ये आ गया। टैक्स एवेशन, आप क्या कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम को कम लगा रहे हो, जो भी इनकम है उसको कम दिखा रहे हो।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ TDS। तो TDS काटने के लिए, उसको गवर्नमेंट ने जमा कराने के लिए सूटेबल अरेंजमेंट कर रहे हो। आपको पता है कि जब भी TDS कटता है तो जमा कब होता है, उसके अगले महीने की 7th डे, यानी विद इन ए वीक आपको जमा कराना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूटेबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो इंटरेस्ट का पार्ट लगता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3, 4, 2, 1 इस तरीके से आया। तो यही हमें सोचने पड़ते हैं। अब 1 मिनट वापस अपने पार्ट पर आ जाते हैं। ये आ गया। अब आ रहा है आपका नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग का पार्ट। देखिए बेसिक सा पार्ट है, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा है। आपको पता है कि टैक्स प्लानिंग का पार्ट क्यों आता है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। तो एक बार एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टैक्स प्लानिंग इज द ऑनेस्ट एंड राइटफुल एक्टिविटी टू मिनिमाइज टैक्स बर्डन ऑफ वेरियस पर्सन। नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग वर डिस्कस बिलो। क्योंकि आपको पता है कि आप मॉरल लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं। जो डिडक्शन गवर्नमेंट ने एक्ट में बता रखी है, इनकम टैक्स एक्ट में, वही जनरली आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो। जो अलाउंसेस बता रखे हैं, जो एग्जेम्पशन बता रखी है, जो रिलीफ बता रखे हैं, वही आप फॉलो कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहला पार्ट तो क्या आएगा, वही रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें क्या बताना, आप जनरली क्या कर रहे हो, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या कर रहे हो, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो टैक्स प्लानिंग को फॉलो करके। ठीक, तो टैक्स पेयर को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस को पे करना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई कि आपको इस अकॉर्डिंग डिडक्शन दी जा रही है, जिससे आप टैक्स पे कर सको। देखिए नहीं तो क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि हैवी टैक्सेस होता है, तो उसमें जानबूझ के पर्सन के माइंड में क्या इंटेंशन आ जाती है कि यार मैं तो टैक्स को चुराऊं, तो टैक्स एवेड करने की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है, अलग अलग डिडक्शन अलाउंसेस ये प्रोवाइड करती है, जिससे गवर्नमेंट का फायदा भी हो और टैक्स पेयर का फायदा भी हो। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट आ गया। दूसरा है मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। कह रहा है देर इज ऑलवेज टग ऑफ वार बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एक तरीके से गवर्नमेंट हो गई और ये टैक्स पेयर जो असेसी हो गया। टैक्स पेयर ट्राई टू पे लीस्ट टैक्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या अटेम्प्ट करेगा कि हायर अमाउंट ऑफ टैक्स लगे। तो आप जब भी एग्जाम्पशन देखते हो तो क्या होती है, विच इज लोअर। इसका मतलब क्या होता है, आपको एग्जाम्पशन कम देने की कोशिश की जाती है ताकि जो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट है वो ज़्यादा बने। आपने टैक्सेबल HRA पढ़ा, तो HRA मिलता है, उसमें लेस क्या करते हो, 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी का पार्ट एक्चुअल HRA रिसीव्ड, और लास्ट में क्या करते हो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच इज लोअर। लोअर का मतलब क्या है, आपको एग्जाम्पशन कम दी जा रही है। जब आप ग्रेचुइटी की बात करते हो, लीव ट्रैवल या लीव एनकैशमेंट की बात करते हो, तो उसमें भी लोअर, सब में लोअर ही है। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम्पशन कम दी जा रही है और आपका टैक्स का पार्ट ज़्यादा लिया जा रहा है, पर एग्जाम्पशन दी तो जा रही है। तो एक तरीके से जो टैक्स पेयर है वो कम टैक्स पे करने की कोशिश करेगा, तो वो टैक्स प्लानिंग के तरीके अपनाएगा, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, हायर टैक्स लेने की कोशिश करेगा। तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग अगर अडॉप्ट की जाएगी तो उस बेसिस पे क्या होगा, आप अपने लिटिगेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। जो भी ऑब्लिगेशन है, कानूनी दायित्व है, जो भी टैक्स लायबिलिटीज है, उसको थोड़ा कम कर सकते हो। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, देखिए आपको पता है कि आप अपनी इनकम को चैनलाइज कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि टैक्स प्लानिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी इनकम का पार्ट क्या होगा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ा कम दिखेगा। आपकी सेविंग हो गई, उस सेविंग को क्या कर सकते हो, आप फर्दर अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आप PF में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, LIC प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। वैसे ही आपको पता है कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली विद इन टाइम, जैसे कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो उसमें जनरली सेक्शन 54 की क्या होती है, डिडक्शन मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें आप क्या करते हो कि 2 साल के अंदर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दी, 1 साल के अंदर कर दी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिलते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, यही कि चैनलाइजेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इज वन ऑफ द प्राइम पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग, एज इट इज एम टू अटेंड ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्नेसिंग द रिसोर्सेज फॉर सोशली प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। तो जनरली रिसोर्सेज का क्या यूज़ होगा, सोशली प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट के लिए। आप जनरली क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कंपनी के डिबेंचर्स, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको यूटिलाइज कर रही है। रिलीविंग द टैक्स पेयर फ्रॉम द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, कन्वर्टिंग द अर्निंग इनटू मीन्स ऑफ फर्दर अर्निंग। तो आप उसके थ्रू क्या कर रहे हो, और अर्निंग कमा रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया। फिर रिडक्शन इन कॉस्ट, सीधी बात, टैक्स प्लानिंग से क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेविंग बढ़ेगी, उसको आप आगे इन्वेस्ट कर पाओगे, आपकी और सेल होगी, और प्रोडक्शन होगा, और प्रॉफिट होगा, और टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होगा। हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, आपको पता है कि ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। अगर सिटीजन बढ़ेंगे तो अपने आप नेशनल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इन दिस कंटेक्स्ट ए सेविंग ऑफ अर्निंग बाय लीगली सैंक्शन डिवाइसेज फोस्टर द ग्रोथ ऑफ बोथ
टैक्स प्लानिंग मेजर्स आर एम्ड एट जनरेटिंग वाइट मनी हैविंग ए फ्री फ्लो एंड जनरेशन विदाउट रिजर्वेशन फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। क्योंकि अगर आप टैक्स चुराने की कोशिश करोगे तो वहाँ ब्लैक मनी का पार्ट आ जाएगा, ग्रे मनी का पार्ट आ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करोगे, आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग को फॉलो करोगे या करवाओगे। तो गवर्नमेंट टैक्स प्लानिंग को फॉलो करवाती है और जो सिटीजन है वो टैक्स प्लानिंग को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स को बचाने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड टैक्स एविशन रिजल्ट जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, द एविल्स ऑफ विच आर ऑब्वियस। द टैक्स प्लानिंग दस अज्यूम्स ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन दिस कंटेक्स्ट। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए क्या कर रहे हो कि जो मैंने बताया कि सेविंग होगी, सेविंग के थ्रू क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो टैक्स पेयर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो नेशनल प्रोजेक्ट के लिए काम आ रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, जनरल प्रॉस्पर्टी में काम आ रहे हैं। क्योंकि जितनी भी आपने डिडक्शन देखी, आप देखना 80C से लेके 80U की, आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि जनरली जो भी प्रॉफिट हुआ उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया, तो गवर्नमेंट की स्कीम में गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा उठाया, तो गवर्नमेंट के नेशनल प्रोजेक्ट में काम आया। ठीक है, रीपिंग ऑफ बेनिफिट इवन बाय दोज नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम्स। कह रहा रीपिंग ऑफ बेनिफिट इवन बाय दोज नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम्स, ये पार्ट आ गया। फिर जी बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि टैक्स प्लानिंग क्रिएट क्या करता है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। आपको मैंने क्या बताया कि आपकी सेविंग हुई, आपने उसको इन्वेस्ट किया, आपने उसको क्या करा, नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो पर्सन है, यहाँ हम बोल सकते हैं आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी जो स्किल्ड पर्सन होगी, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। तो बोल रहा है फर्स्टली एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज दैट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजरी सर्विस। और हाँ, यहाँ पे तो ये भी बोल रहा है कि आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हो, CA, CS इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। सेकेंडली अमाउंट सेव्ड थ्रू टैक्स प्लानिंग इज जनरली इन्वेस्टेड इन द कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस और द एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, दिस क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये पार्ट आ गया। ठीक, अब लास्ट ये देख लेते हैं एसेंशियल ऑफ टैक्स प्लानिंग, उसके बाद देखेंगे अगली वीडियो से टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि आपको जो भी टैक्स लॉ है उसकी अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए। जो भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ फुल एंड ट्रू मैटेरियल इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अकाउंटिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर फुल देनी पड़ेगी और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना पड़ेगा। अवॉइड शाम ट्रांजैक्शन, जो मैंने बताया कि बनावटी या धोखाधड़ी वाले या डोंग पने वाले ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखाने, मेक बिलीव ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखाने, या कलरेबल डिवाइसेस को आपको फॉलो नहीं करना। इसका मतलब जानबूझ के आपको फेक इनवॉइसेस, फेक एक्सपेंडिचर ये जनरली नहीं दिखाने। फोरसाइट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट और चेंजेस एंड एंटरप्राइज गोल, आपको एंटरप्राइज के जो गोल हैं, क्या चेंजेस होंगे फ्यूचर में, क्या डेवलपमेंट होंगे, उसकी पहले से ही तीखी नज़र होनी चाहिए। कहने का मतलब पारखी नज़र होनी चाहिए, यानी आप आगे के गोल को पहले से ही देखने वाले होने चाहिए। इस तरीके से बोल रहा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग आएगा, जो कि अगली वीडियो में कवर करूंगा, और टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आएगा, उसको भी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आप क्या करोगे, वर्बली जब खुद ही पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। इतने टिपिकल नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्स प्लानिंग जितनी भी है, तो ये आपने कहीं ना कहीं क्या है, बिजनेस फाइनेंस के पार्ट में कवर की हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।